जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। अनूप विश्वकर्मा, आकाश रजक, लक्ष्मी कुमार, तेजस वाडेकर, नंदिनी, प्रियंका, पिंटू, कमलेश, लोकेश, धीरज, वर्तिका, रूपेश, आकांक्षा, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं पिछली क्लास में हमने मराठा साम्राज्य को पढ़ना शुरू किया था। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैंने ये बात आपको बता दी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो राज्याभिषेक है वो 1674 में हुआ। और इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया? कैपिटल बनाया इन्होंने रायगढ़ को। और इनका जो प्यारे बच्चे आपका राज्याभिषेक किया, एक तो किया गंगा भट्ट ने वैदिक विधि से और निश्चलपुरी गोस्वामी ने तांत्रिक विधि से किया। इतनी बात समझ गए आप? ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक था छत्रपति शिवाजी महाराज जी के। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने घोषणा की और खुद को एक हिंदू सम्राट घोषित किया। हिंदू सम्राट घोषित करने के साथ में ही उन्होंने अपने राज्याभिषेक में कहा कि मुगलों से लड़ने का ये सबसे बेहतरीन समय है। और भारत को ये जो हिंदुओं का पतन हुआ है, इसका एक मतलब ध्वज के तले इकट्ठे रह करके हमको इन बाहरी शक्तियों को, जो बाहर से लोग आए हैं, इनको हराना होगा। और इसी स्टेटमेंट के साथ में कहते हैं कि लगभग 50,000 लोग इस समय इनके राज्याभिषेक में, आप समझते हैं उस समय 50,000 लोग इनके राज्याभिषेक में प्यारे बच्चे मौजूद रहे। इन्होंने यहाँ पर दो उपाधि धारण की थी। दो उपाधि कौन कौन सी थी? छत्रपति, क्योंकि सब लोग एक छत्र के अधीन इन्होंने कर दिए, तो दो उपाधि छत्रपति। और साथ में एक उपाधि इनकी थी हैंदव, क्योंकि जो हिंदुत्व था वो अपने, अगर हम बात करें तो बहुत पतन उसका उस समय हो चुका था। क्योंकि देखो, हमारे देश में जितने भी बौद्ध कन्वर्टेड हुए, वो सारे जो बौद्ध बने तो वो तो आपका मौर्य काल से ही थे। जैन यहां बन चुके। अब अंग्रेज इस समय आ चुके थे देश में, पुर्तगाली भी, और कई यूरोपीय शक्तियां इस समय आ चुकी थी। वो लोगों को बहला फुसला करके, पैसे दे करके भी लोगों को ईसाई बना रहे थे। क्योंकि ईसाइयों की संख्या अगर होती तो वो उन्हीं ईसाइयत का समर्थन करते। तो एक तरफ ईसाई लोग भी बढ़ रहे थे, और प्लस में औरंगजेब के अत्याचार की कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि औरंगजेब एक सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें, ऐसा शासक हुआ जिसने सबसे ज्यादा कन्वर्जन किए इस्लाम के लिए। तो बात समझ रहे हैं? तो ये उस समय एक खतरा था, जब ये आपका इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम सब एक ध्वज के तले, एक छत्र के तले हम लड़ेंगे, और मिल करके लड़ेंगे, तो छत्रपति कहलाए। ठीक है। इसीलिए क्या बोलोगे फिर? आपका इनके प्रमुख अभियान है, पहला है रोहिदेश्वर दुर्ग पर सबसे पहले इन्होंने नियंत्रण लिया। जैसे कई जगह आपको मिलेगा किताबों में कि तोरण के किले को जीता, तो वो लगभग आपका तभी की बात है। तो रोहिदेश्वर दुर्ग जो आपका कहाँ था? महाराष्ट्र में था, यानी पुणे में था। इस पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, इन्होंने कंट्रोल किया तो किससे किया होगा? तो ये जो प्यारे बच्चे यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, कर्नाटक में एक पड़ता है बीजापुर, और बीजापुर में इस समय आपकी आदिल शाही थी, यानी आदिल शाह यहाँ का शासक था, आदिल शाह। तो इस आदिल शाह से इन्होंने जीता है क्या? आपका रोहिदेश्वर दुर्ग को। तो ये पहला दुर्ग हो गया। चलो भाई, रोहिदेश्वर दुर्ग के बाद में इन्होंने तोरण का किला जीता। क्या जीता? तोरण का किला जीता। और तोरण के किले को जो इन्होंने मिलाया है, इसमें इन्होंने बहुत इंटेलिजेंस से काम लिया। भाई, हर किले को, जो साम्राज्य होता था, जो मुख्य साम्राज्य है, उसके अधीन होते थे किले। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा कि ये किला मेरे पास होना चाहिए, और इनायत खान को मिला लिया इसके लिए। इनायत खान को मिला लिया तो दरबार में बात गई कि भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी इस किले को चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी इस किले को चाहते हैं, लेकिन इनके अपोजिट भी लोग थे, जो आदिल शाही के नजदीक लोग थे, और उनका नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को किला नहीं देंगे। तो यहां पर जितने भी लोग थे, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने पहले ही खरीद लिया इनायत खां की मदद से। अपने, क्या बोलेंगे, अपने चालाकी से इन्होंने इनायत खान और इसके जो करीबी लोग थे उनको मिला लिया। अब जितने लोग मिला लिए गए, वो सब क्या कहेंगे? वो सब कहेंगे कि जो किला है ये छत्रपति शिवाजी महाराज को दे देना चाहिए।
तो किला दे दिया गया। तो आप समझ रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज वीर योद्धा तो हैं ही, साथ में कूटनीतिक भी हैं। 1647 में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता। सिंहगढ़ की अपनी एक कहानी है, आप लोगों ने अगर कभी सुना होगा नाम तानाजी मालसुरे, तानाजी मालसुरे, सूर्याजी मालसुरे। तो ये सिंहगढ़ का किला छत्रपति शिवाजी महाराज जी से जब चला जाएगा इनके हाथों से, तो वापस इसको तानाजी मालसुरे जीतेंगे। वो भी आगे आएगा आपका, ठीक है। 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया इन्होंने, 74 में जहां इन्होंने राज्याभिषेक कराया था। 1659 में इन्होंने प्रतापगढ़ का किला जीता, और कृष्ण जी भास्कर को अफजल खान ने शिवाजी के पास दूत बनाकर भेजा। कृष्ण जी भास्कर को अफजल खान ने, अब ये अफजल खान कौन है? तो ये क्या बोलोगे, अली जो आपका आदिल शाह है उसका सेनापति था। आदिल शाह कहाँ का है? मैंने आपको बताया कर्नाटक बीजापुर का। तो जब शक्ति बढ़ने लग गई छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, तो इन्होंने क्या बोला कि आदिल शाह ने कि भाई अब आपको इनको नियंत्रण में रखना होगा। तो अफजल खान ने पहले एक शांति दूत भेजा, कृष्णजी भास्कर, जिससे बात नहीं बनी। तो बाद में फिर अफजल खान चाल चलता है कि 1659 में अफजल खान की हत्या शिवाजी ने की। इसकी हत्या अफजल खान की। अब ये अफजल खान कौन? तो अफजल खान आया छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास में और एक प्रस्ताव लेकर के आया। कौन लेकर के आया प्रस्ताव? कृष्णजी भास्कर। कृष्णजी भास्कर ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज, अफजल खान तुमसे मिलना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला जी अकेले आना होगा, निहत्ते। बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है। अफजल खान भी तो निहत्ता ही आएगा? बोले हाँ, वो भी निहत्ता आएगा। अफजल खान मतलब बोलते बहुत मजबूत शरीर और लंबा चौड़ा, 7 फीट का आदमी अफजल खान था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनकी लंबाई थोड़ी कम रही है और शरीर भी उनका दुबला था, मतलब ऐसे नहीं होते कद काठी, मतलब कमजोर थोड़ी सी, लेकिन हौसले तो बहुत बुलंद है। मुलाकात हुई एक शिविर में, आपने बहुत सारे बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। बैठ गया अफजल खान, गले मिला। तो अफजल खान चालाकी करना चाहता था, छुरा लेकर के आया और छुरा लेकर के उसने ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के यहां मारा, यहां। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जैकेट पहन के गए थे, ऐसे समझ लो जैसे बुलेट से बचाती बुलेट प्रूफ, तो वो उस समय आपकी धारदार हथियार से बचाने वाली जैकेट इस्तेमाल करते थे बहुत सारे राजा, युद्ध भूमि में भी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी अपना लेके गए थे क्या? सिंह नख, जिसको बाघ नख भी कहा जाता है। ऐसे पंच देखा होगा तुमने, छोटे वाले पंच ऐसे उंगलियों में पहन लेते थे उसको। उसमें यहां दांते बने हुए, शेर के पंजे से भी ज्यादा मजबूत, और ऐसे अफजल खां के यहां उन्होंने इधर लगा दिया। तो इधर लगा रहा है, मैं इधर लगा देता हूं। अफजल खान की किडनी विडनी सब बाहर। बड़ा चर्चित है ये सिंह नख छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, ब्रिटेन में रखा हुआ है आज भी, ब्रिटिश संग्रहालय में। ले गए ब्रिटिश यार सब कुछ। अच्छा, तो कहने की बात है कि जो आदिल शाह चाहता था, जो बीजापुर चाहता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी आगे ना बढ़ पाए, तो क्या बोलोगे, वो प्यारे बच्चे नहीं रोक पाए उनको, ठीक है। 1664 सूरत को लूटा। अब ये स्टेटमेंट हमको हर जगह मिलता है, जिसको हम लूट का नाम देते हैं। दरअसल में लूट एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन हर जगह यही लिखा हुआ है, तो इसको हमको रिप्लेस करना चाहिए थोड़ा सा। 1664 में सूरत पर आक्रमण किया। सूरत कहाँ है आपका? सूरत जानते हो ना, गुजरात में है। तो बोलते नहीं, लड़की अच्छी होनी चाहिए, सूरत तो गुजरात में भी है। और ये क्या था दरअसल में, इस समय आपके पुर्तगाली, भारत के बाहर से अंग्रेज, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब यहां से व्यापार करते थे। और व्यापार करते थे तो मुगलों के अच्छे संबंध है दिल्ली से, यहां से इन विदेशी आक्रमणकारियों से, जो भारत पर विदेशी आए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा, महाराष्ट्र से हम सीधे इस सूरत के बंदरगाह को चल करके जो पैसा है यहां खत्म करते हैं। वंश बिष्ट कह रहे हैं सर, हीरो बन रहा था अफजल खां, ज्यादा हीरोपंती निकल गई। हाँ जी, चलो क्या बोलेंगे। तो नाराज होकर बंगाल का, यहां देखना ध्यान से,
सूरत को लूटा। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा, बाद में नाराज होकर बंगाल का सूबेदार बना। कौन? शाइस्ता खां। ये किसने भेजा? औरंगजेब ने। और औरंगजेब का ये मामा है। क्या बोलेंगे? ये कौन है? ये औरंगजेब का मामा है। औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा दक्षिण का सूबेदार बना करके कि जाकर के इस छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर कंट्रोल करो। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी नहीं कहता था, क्योंकि ये तो विरोधी है। ये कहता था इनको पहाड़ी चूहा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पहाड़ी चूहा कहकर के संबोधित किसने कर दिया था? औरंगजेब ने। क्योंकि ये जो आपकी छापामार गुरिल्ला नीति थी, उससे युद्ध करते थे, पहाड़ों में अपना टाई अप रखते थे। जैसे इधर से गए मुगल एकदम से पहाड़ों से निकल के आए, गर्दनें काटी और वापस अपने शिविरों में। और मुगलों के लिए सबसे बड़ा जो शत्रु बनकर के उभरे वो मुगल ही थे। मुगलों के लिए खुद मुगल ही। क्यों जी? क्योंकि औरंगजेब ने एक कथन कहा, औरंगजेब ने कहा कि हमारे साम्राज्य का जो अंत हुआ ये दक्षिण नीति की वजह से हुआ, दक्षिण विजय के मेरे लालच की वजह से हुआ। खुद औरंगजेब अपने अंतिम दिनों में इस बात को स्वीकारता है, क्योंकि मराठों पर वो प्रत्यक्ष विजय कभी प्राप्त ही नहीं कर पाए। और आप कहें तो मुगल से तुलना में मराठे 20 ही रहे, अगर हम तुलना करें 19-20 की। क्योंकि किले जाते रहे, कभी वो भारी तो ये वापस जीतते रहे। आएंगे। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा, बोला मामा जाओ। शाइस्ता खां ने बोला भांजे कर देंगे कमाल। तो बंगाल क्या बोलेंगे, ये आपका पहले आया कहां? महाराष्ट्र में। इसने अपने कैंप वैम्प लगा लिए, लोगों को सूचना दी कि जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज को बता दो शाइस्ता खां आ चुका है। लोगों में ऐसी सूचना ये दे रहा है। तो यहां कैंप लगा करके ये बैठ गया। कैंप लगा करके बैठा था कि अगले दिन युद्ध करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी यहां रात को ही पहुंच गए। बोले अगले दिन बाद में युद्ध होगा, पहले आज युद्ध कर लेते हैं। शाइस्ता खां के नाक कान कट गए इसमें और भाग दौड़ मच गई। मतलब शाइस्ता खां की जान जाते जाते बची है। ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे, दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा, बाद में नाराज होकर के बंगाल का सूबेदार बनाया। ठीक है। 1665 पुरंदर की संधि हुई। इतनी बात समझेंगे क्योंकि ये विफल हो गया। शाइस्ता खां तो इसको फिर कहां भेज दिया आपका? कहां भेज दिया इसको? दक्षिण में भेज दिया। कहां भेज दिया? दक्षिण से हटा करके बंगाल में भेज दिया। आगे आएंगे। 1665 में पुरंदर की संधि हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है। ये कह रहा है सर जी अफजल, अफजल ही नाम है, कह रहा सर जी अफजल है, मेरे नाम का मजाक मत बताओ। नहीं भैया, वो तुम अच्छे बच्चे हो, ये गंदा अफजल था। 1665 में पुरंदर की संधि हुई है, क्योंकि जब शाइस्ता खान कामयाब नहीं हो पाया, अफजल खान कामयाब नहीं हो पाया, तो इसके लिए कामयाब कौन हो पाया? मिर्जा जयसिंह कामयाब हो पाया। जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को इन लोगों ने यहां घेर लिया, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यहां पर संधि करनी पड़ी, एक ट्रीटी करनी पड़ी। क्या बोलेंगे? 5 लाख हूण, हूण एक मुद्रा थी। क्या बोलेंगे? 5 लाख हूण वार्षिक देने पड़ गए किसको? आपका छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। 35 किले इस समय तक ये जीत चुके थे। 35 में से 23 किले किनको देने पड़े? मुगलों को देने पड़े। तो कितने किले बच गए अपने पास? 12 किले बच गए। और ये 12 किलों से वापस छत्रपति शिवाजी महाराज जी 300 किलों पर पहुंचते हैं। इसीलिए कहते हैं कि होप कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, आशा हमेशा होना चाहिए। आशा हमेशा होनी चाहिए। संभाजी को 5000 का मनसब बनाया गया। अरे तुम फिल्मों के चक्कर मत पड़ा करो, वो मसाला बनाते यार। सीधी सीधी फिल्म कोई देख के नहीं आएगा, हॉल में से उठ के आ जाएगा। उनको मसाला बनाना जरूरी है। उनके चक्कर में क्यों लगता है? वो अपने तरीके से करते हैं। संभाजी को 5000 का मनसब बनाया गया। बीजापुर, अब संभाजी कौन है? तो ये कौन है? ये शिवाजी के पुत्र हैं। तो ये भी तय हुआ कि शिवाजी तुम्हारा जो बेटा है वो सेवाएं देगा मुगल शासन को,
और 5,000 घोड़ों की सेवा दी जाएगी। मनसबदारी प्रथा मैं आपको बता चुका था। बीजापुर के खिलाफ सहयोग, यानी कभी बीजापुर से, कर्नाटक वाले जो बीजापुर के थे आदिल शाही के शासक, बोले कभी मुगलों को बीजापुर से अगर युद्ध करना पड़ा तो तुम युद्ध में हमारा सहयोग दोगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये सब मान लिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहां पर, इतनी बात समझे। पुरंदर की संधि हुई शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा जयसिंह के बीच में। 5,00,000 खून वार्षिक देने होंगे, 35 में से 23 किले दिए। संभाजी को, जो संभाजी महाराज हैं छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र थे, इनको 5,000 का मनसब बनाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में। तो बीजापुर के खिलाफ सहयोग का वादा भी किया गया। अब देखो यहां पर बात आती है 1670 में सिंहगढ़ को जीता, क्योंकि अब 35 में से जो 23 किले इन्होंने दे दिए उनमें से एक सिंहगढ़ भी है। तो वापस 1670 में फिर टैकल किया और सिंहगढ़ किले को फिर से जीता और सूरत को फिर से जाकर के, सूरत जाकर के फिर से आक्रमण किया। सर मनसब क्या होता है? गगनदीप भाई, मुगल वंश की क्लासेस करो, अकबर की क्लासेस करो, वहां मैंने आपको समझाया है मनसब क्या हो। इसी सिंहगढ़ किले का पुराना नाम है कोंडाणा, और जो इन्होंने इसको जीता है कोंडाणा को, जब नाम इन्होंने सिंहगढ़ दे दिया तो नाम बोलते हैं क्या इनका, किनके नाम पर किया इन्होंने? तानाजी मालसुरे, जिनकी इस अभियान में प्यारे बच्चे ये एक्सपायर हो गए थे, और इनके भाई सूर्याजी मालसुरे, इनकी वजह से क्या मिला इनको? सिंहगढ़ किला मिला। 1674 में राज्याभिषेक हुआ तो छत्रपति और हैंदव की उपाधि धारण की। बोलेंगे भाई, दुर्गेश पाटले कह रहे हैं संभाजी शिवाजी का भाई था। अरे मूर्ख, पाटले मतलब लिख करके महाराष्ट्र के होते हुए महाराष्ट्र का इतना सा इतिहास तुमको नहीं पता? धिक्कार है मेरे दोस्त तुम पर, भाई बता रहे पुत्र को, मूर्ख इंसान। बोलेंगे आपका, शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। शिवाजी को फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा जाता है, और ये इन्होंने मुगलों के खिलाफ ही क्या आपका इंडियन नेवी को डेवलप किया, और इसकी लीड है दरिया सारंग। मतलब जो इसको, इनकी नेवी को लीड करते थे वो कौन थे? उनका नाम था दरिया सारंग। आगे चलेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा लगाए गए कर कौन कौन से थे? चौथ कर और सरदेशमुखी। बोलेंगे आपका चौथ कर। अब ये क्या था? देखो, जो टोटल उपज थी या आय का 1/4 थे, जिन हिस्सों को जीत लेते थे, जीते हुए हिस्सों से लेते थे क्या? आपका 1/4। जो इनका अपना हिस्सा थे, जो विजित नहीं थे, जीते गए नहीं थे, वहां ये बोलते थे कि भाई हम आपके कौन है? लीडर हैं, महाराष्ट्र हमारा है, और ये सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आम जनता की हमारी है, इसके लिए आप लोगों को साथ भी देना होगा। ठीक है, तो सरदेशमुखी क्या बोलेंगे? ये आपका कितना लिया जाता था? 1/10। चौथ मतलब 1/4 और 10 मतलब सरदेशमुखी 1/10। ये रक्षा के नाम पर लिया जाता था कि भाई आपको देना होगा, अपने घर की बात है, अपनी सुरक्षा की बात है। ठीक है, तो मराठा जो हमारा प्यारे बच्चे साम्राज्य है, हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक अष्टमंडल बनाया अपना। अष्ट का मतलब क्या होता है एक बार बताएंगे? और यहां से आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, यहां से लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने क्वेश्चन पूछे हैं, एसएससी जीडी पिछला 2019 क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या है ध्यान से देखो। उस्मान कह रहे हैं भाई जी शिवाजी को छत्रपति क्यों बोला जाता है? अभी बताया 10 मिनट पहले। वो सुनोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि उन्होंने सबको एक छत्र के नीचे कर लिया। हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने बोला कि हम सब इकट्ठे लड़ेंगे। ठीक है, आएंगे। शिवाजी का अष्टमंडल, इसमें सबसे बड़ा पद इन्होंने दिया पेशवा। एक बार कमेंट सेक्शन में बोले पेशवा पद की तुलना आप कैसे करेंगे? तो ये 8 लोगों का एक समूह था। बहुत बढ़िया लिखते हुए विशाल मंडिक, बहुत बढ़िया।
शिवम वेरी गुड, विद्या ज्योति लक्ष्मी एकदम सही। ठीक है। पेशवा, सबसे प्रमुख पद इन्होंने पेशवा बनाया, जैसे आज देश में प्रधानमंत्री हो। सर ए नौबत बनाया, ये कौन था? ये सेनापति था, सर ए नौबत। ममुआदार बनाया, ये सरकार जो आपका मतलब इनकी अपनी गवर्नमेंट हो गई ना, एक ये लीड कर रहे हैं, तो जितने भी आय हो रही है टैक्सेस से और जितना खर्चा हो रहा है सेना पर, उस आय व्यय का लेखा जोखा, इनकम एक्सपेंडिचर कौन देखता था? वो ममुआदार, एक पोस्ट के नाम है। जैसे आज हम बनाते प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसे इन्होंने पद बनाए। वाक्यान्वीस, जो इनका अपना इंटेलिजेंस सिस्टम था, उस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ किसको बनाया? वाक्यान्वीस एक पद बनाया, किसी व्यक्ति को इस पे बैठा सकते थे गुप्तचर विभाग के लिए। ठीक है, क्या बोलोगे? गुप्तचर विभाग। सुरूनवीस, ये पत्राचार, जो आपका पड़ोसी राज्यों से कुछ भी संपर्क होता था, कोई सूचना आदि। वेरी गुड, सभी बच्चे एकदम ठीक आंसर लिख रहे हैं। अनुभव चौधरी जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दबीर, दबीर को बोलते सुमंत, सुगंत नहीं, इसको ठीक करना, सुमंत, ये विदेश मंत्री था। सदर पंडित राव था, दान धार्मिक आदि जितने भी कार्य होते थे, और एक था न्यायाधीश। तो 8 लोगों को इन्होंने स्थापित किया है अपने अष्टमंडल में, मतलब 8 पोस्ट बनाई इन्होंने कि जो हम ये राज्य चलाएंगे, ये 8 पोस्ट मिलकर के हम चलाएंगे। ध्यान से देखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए, तो स्वाभाविक इनकी मृत्यु हुई है। 1680 में मृत्यु हो गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। मृत्यु कब हुई है? 1680 में। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद में जो उत्तराधिकारी बने, वो बने दूसरे छत्रपति। क्या बोलेंगे? दूसरे छत्रपति बने आपका संभाजी महाराज, जो रहे आपका 1680 से 1689। ये बात मैं आपको बता चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो पत्नी थी साईबाई निम्बालकर, उन्हीं के पुत्र हैं आपके कौन? संभाजी महाराज। और अगर बात करें साहस की और विद्वता की, तो अगर हम बात करते हैं उस समय के मराठा साम्राज्य के सबसे विद्वान लोगों में, तो सबसे विद्वान लोगों में, चाहे वो छत्रपति हो या पेशवा हो, सबसे विद्वान जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, जैसे नाना फडणवीस हुए, ऐसे ही विद्वान व्यक्ति थे संभाजी महाराज। कहते हैं लगभग 13 भाषाओं का ज्ञान, संस्कृत के परम ज्ञाता और बहुत बहादुर। तो संभाजी महाराज कहां चले गए थे? आप बोलेंगे संभाजी महाराज जी को बना लिया गया था, क्या मनसब बना लिया गया पुरंदर की संधि से 1665। 1665 में मुगलों की तरफ से शासक कौन है? तो आप कहेंगे 1658 से 1707 तक भैया जी औरंगजेब था। ठीक है, यहां देखो ध्यान से। तो संभाजी महाराज ये साईबाई के पुत्र हैं। इन्होंने जब बागडोर संभाली तो 1680 में संभाली, और इन्होंने क्या किया? अकबर को शरण दी। अब ये अकबर कौन है? वो अकबर नहीं है, ये 1556 से 1605 वाला हुमायूं का बेटा, ये है औरंगजेब का बेटा। जब औरंगजेब के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह होने पर इसने आकर के शरण कहां ली? दक्षिण में। और इसको लगा संभाजी महाराज इसको सिर्फ बचा सकते, तो भाग करके ये कहां पर आ गया? संभाजी महाराज जी के पास में आ गया। और अकबर ने बहुत सारी सूचनाएं आकर के संभाजी महाराज को दी। कैसे? क्योंकि जब संभाजी महाराज को गद्दी पर बिठा रहे थे, तो उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के एक पुत्र थे रामराज, अभी आगे आएंगे गद्दी पर वो भी। तो रामराज को बहुत सारे लोग बिठाना चाहते थे, लेकिन रामराज एक कमजोर छत्रपति अगर बोले तो साबित हुए। तो क्या बोलते हैं कि जब इनके अपने हितों की पूर्ति नहीं हुई, तो इन्होंने दिल्ली पत्र लिख दिया, और दिल्ली पत्र लिख दिया औरंगजेब के पास कि आकर के तुम इस महाराष्ट्र को अपने कब्जे में ले लो, मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करो। किससे नाखुश थे? संभाजी महाराज के गद्दी पर बैठने से। आंतरिक कलह, जो कलेश होता है जिसमें लालच सामने आता है, तो ये लालच सामने आया। लेकिन वो पत्र अकबर ने किसको दे दिया? संभाजी महाराज को आकर के। तो
तो संभाजी महाराज ने यहां अपने कई मंत्रियों के वध करवाए, क्योंकि जो इनके खिलाफ साजिश कर रहे थे, यानी विद्वान भी हैं और अपने निर्णयों में कठोर भी हैं। देखेंगे ध्यान से। तो क्या बोलेंगे, संभाजी महाराज जो साईबाई के पुत्र थे, यहां पर एक नाम लिखा हुआ है गणोजी सिरके, ये हैं संभाजी महाराज जी के साले। संभाजी महाराज जी के कौन है, ये साले हैं। साले समझते हो, पत्नी का भाई। इनकी पत्नी का नाम था येशु भाई, येशु भाई के भाई थे, ध्यान से समझना। इन्हीं के सलाहकार हैं कवि कलश, ये भी एक विद्वान है, क्योंकि कवि कलश को हम शहादत के लिए जानते हैं कि हिंदुत्व के लिए इन्होंने भी जान दिए, कवि कलश ने भी हिंदुत्व के लिए जान दिए, संभाजी महाराज जी ने भी। गणयोजी सिरके कौन है, ये गद्दार व्यक्ति है। ये वो गद्दार व्यक्ति है कि जब रायगढ़ में सुरक्षा में 5200 सैनिकों में से 5000 सैनिक इन्होंने रायगढ़ भेज दिए और अपने पास 200 सैनिक रखे संभाजी महाराज ने, और लगातार मुगलों से ये लड़ते रहे 9 वर्ष तक। कोई सफलता इस दौरान मुगलों को मिली नहीं, तो धोखा दिया गणोजी सिरके ने। इन्होंने वो गुप्त रास्ता जो किसी को नहीं पता था वो बता दिया मुगलों को। तो 200 लोग कहां फिर मुकाबला कर पाते, 5000 लोग आ गए और कब्जे में ले लिया किसको, आपका संभाजी महाराज कवि कलश। ठीक है, चलो भाई, अब कब्जे में हो गए। तो यहां पर याद रख लेना, ये संभाजी की रचनाएं हैं, संभाजी महाराज जी की रचनाएं हैं प्यारे बच्चे। कौन कौन सी, बुद्ध भूषण, नख सिख। नख सिख की रचना संभाजी महाराज ने की थी। तो समझ रहे हैं, ये आपका लेखक भी हैं। और लेखक कौन हो सकता है, विद्वान व्यक्ति हो सकता है, मूर्ख तो लेखक होते नहीं। तो इनकी और भी रचनाएं आती हैं, जैसे नाम आता है 7 शतक का। 7 शतक किसकी रचना है, संभाजी महाराज की है। नाई का भेद किसकी रचना है, नाई का भेद किसकी रचना है, ये आपका संभाजी महाराज की। अब देखेंगे ध्यान से, इन्होंने जो कार्रवाई की तो औरंगाबाद के किले पर इन्होंने आक्रमण किया और वहां पर था हुसैन अली, उसको इन्होंने हराया था। 1689 में इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी। दिन था आपका 11 मार्च का। अब समझो, इनको कैद कर लिया गया। कैद कर लिया गया तो क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, तो औरंगजेब ने कहा कि आपको इस्लाम अब स्वीकार करना होगा। इसने कहा, औरंगजेब ने। इनके ही सामने जो कवि कलश था उसकी आंखें निकाली गई, ताकि एक बह की स्थिति पैदा हो। और संभाजी महाराज जी का जो बलिदान है वो देश हमेशा याद रखेगा। जैसे मैंने बताया, अत्याचार अगर किसी एक व्यक्ति पर, जो ये राजे महाराजे थे, इनमें सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुआ वो संभाजी महाराज पर हुआ। नाखून उखाड़े गए, बाल उखाड़े गए, खाल उतारी गई, उंगलियां काटी गई, और रोज औरंगजेब जाता और रोज पूछता, क्या इस्लाम धर्म स्वीकार किया, बोले नहीं, तो काट दो कुछ और। हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, धीरे 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 धीरे, और अंत में सिर्फ धड़ बचा। विक्षिप्त हालत में अंत में धड़ बचा हुआ है, और अंत में औरंगजेब ने कहा, काट दो गर्दन। औरंगजेब का एक स्टेटमेंट इस समय सामने आता है। औरंगजेब के 4 बेटे थे। औरंगजेब ने कहा था कि मेरे अगर 4 पुत्रों में से अगर एक भी संभाजी महाराज तुम्हारे जैसा होता तो मैं पूरे भारत को जीत ले। तो ये शहादत हिंदुत्व के लिए है। क्या बोलेंगे, संभाजी के जो बेटे थे ये है साहू जी। साहू जी को औरंगजेब ने अपनी कैद में रख लिया। तो गद्दी पे किसको आना चाहिए था, बोलो एक बार। गद्दी पे कौन होने चाहिए थे, साहू जी महाराज, क्योंकि संभाजी महाराज के बेटे हैं, गद्दी के असली हकदार हैं। बिल्कुल ऐसी ही हत्या मैंने आपको बताई थी, गुरु तेग बहादुर जी के साथ भी यही हुआ। संभाजी ने अष्टछाप को समाप्त कर दिया था, जो इनके पिताजी ने बनाया अष्टमंडल, उसको इन्होंने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तीसरे छत्रपति बने राजा राम। कौन बने हैं,
तीसरे छत्रपति बने राजा राम, जो 1689, देखो 1680 से 89 संभाजी महाराज, 1689 से 1700 बने आपके राजा राम। राजा राम कौन है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो पत्नी थी सोयराबाई, उनके बेटे हैं। याद है मैंने शुरू में उनकी पत्नियों के नाम लिखवाए थे। तो माता का नाम सोयराबाई है और इनकी पत्नी का नाम ताराबाई था। राजधानी इन्होंने अब रायगढ़ से हटा करके सतारा बना ली। कौन से छत्रपति थे जिन्होंने राजधानी को सतारा स्थापित कर लिया? तो किसने कर लिया? आपका राजा राम ने, 1689 टू 1700। ये एक, मैं अगर बात करूं तो बहुत कमजोर एक छत्रपति रहे। इसके बाद में चौथे छत्रपति बने शिवाजी द्वितीय, क्योंकि 1700 में मृत्यु हो गई बीमारी के चलते हुए आपका राजा राम की। तो राजा राम का जो बेटा था शिवाजी द्वितीय, जिसका अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, जन्म ही हुआ था आपका 1696 में। तो ये कुल 4 वर्षों का था। 4 वर्षों का ये 1700 से लेकर के 1707 तक। तो शिवाजी द्वितीय क्या हो गए आपका? ये चौथे छत्रपति हुए। ठीक है। यहां इनकी संरक्षिका कौन बनी? ताराबाई। ताराबाई कौन है वो आप देख सकते हैं। छत्रपति ये किसके? राजा राम के पुत्र हैं। पिता राजा राम है, तो माता कौन है? ताराबाई। तो माता कौन बन गई? संरक्षिका बनी, और लड़ी ये भी मुगलों से। और सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई तो मराठा साम्राज्य ताराबाई के अधीन था। किसको मिला था? ताराबाई के अधीन था। ठीक है। अब एक बार आंख बंद करें और सोचें, क्या मैंने बोला पहले छत्रपति कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। 1674 में राज्याभिषेक हुआ, 1680 तक रहे। 1680 से कौन आ गए प्यारे बच्चे? 89 तक आपके संभाजी महाराज आ गए। 89 से 1700 तक कौन आ गए? राजा राम आ गए। मृत्यु हो गई 1700 में। तो फिर उनका पुत्र जो 4 वर्ष का था, वो 1700 से लेकर के 1707 तक रहा। तो वो खुद नहीं रहा, उनकी माता संरक्षिका रही। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे चलें भी इससे, बात से। इस बात से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी यहां पर। 5वें छत्रपति बने साहू जी महाराज। अब आप बताओ साहू जी महाराज को किसने कैद कर लिया था? दीपक सिंह जी, टू मच, थैंक यू। सर जी आप कुछ डाउट छोड़ते नहीं डाउट तो बहुत सारे रह सकते हैं, क्योंकि हमको कम समय में चीजें पढ़नी है, तो डाउट हो सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ोगे, वनडे एग्जाम के लिए आपके प्रश्न बन जाएंगे। डाउट तो बहुत सारे हो सकते हैं, अगर तुमको नहीं हो रहे हैं तो गड़बड़ है। और आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी चीजें, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना? तारीफ करते हुए देखेंगे ध्यान से। तो मैंने बोला ये साहू जी किसकी कैद में है? साहू जी महाराज पहली बात तो बताओ किसके बेटे हैं? तो आप कहेंगे ये संभाजी के बेटे हैं। और जब संभाजी की हत्या हुई, संभाजी के बेटे थे, और जब संभाजी की हत्या हुई तो किसको कैद कर लिया गया था? साहू जी महाराज को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। औरंगजेब की मौत कब हुई थी? औरंगजेब रहा 1658 से 1707। औरंगजेब मर गया। औरंगजेब जब मर गया तो कैद से आजाद किया मुअज्जम ने। मुअज्जम जानते हो ना, औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठा था। तो भैया इसने क्यों छोड़ दिया फिर? क्योंकि इसको यह पता था, इसने भी चालाकी से काम लिया मुअज्जम ने। मुअज्जम ने सोचा कि अगर तुम रिहा कर दोगे साहू जी महाराज को, और ये वापस महाराष्ट्र जाकर के अपना अधिकार मांगेंगे, क्योंकि इनके पिता राजा थे संभाजी महाराज, और संभाजी महाराज जी और साहू जी को कैद में कर लेने की वजह से गद्दी पर कौन आया? राजा राम आया, राजा राम का बेटा आया, और हुआ भी ऐसा ही। तो अपना अधिकार मांगने आते हैं ये। आजाद हुए। 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ मराठा साम्राज्य में, जिसमें एक तरफ साहू जी महाराज थे और एक तरफ कौन थी? इनकी आंटी, क्या नाम है? ताराबाई। समझ रहे हैं इस बात को? साहू जी महाराज। और प्यारे बच्चे, जब साहू जी महाराज देख रहे हैं कितने लंबे समय तक के लिए छत्रपति हैं,
और इनको छत्रपति बनाने में बड़े महत्वपूर्ण काम होंगे, ध्यान से देखेंगे। परसून कह रहे हैं वो कैसा मंजर होगा जब अंग अंग काटे जाते होंगे फिर भी बंदा झुका नहीं। सोचो, तुम फील करो इस चीज। कुछ चंद लोग पैसों में बिक गए। यहां पर प्यारे बच्चे एक चीज लिखी हुई है, इसको सीन 2 पे दिखाओ, शायद दिखेगा नहीं। 1749 में जो छत्रपति बने हैं साहू जी महाराज जी के बाद में, वो रामराज बने हैं। कौन बने हैं? रामराज बने हैं। और दिखा दो, सीन 2 पे दिखता रहेगा वो कौन बने हैं आपका, रामराज बने थे। ठीक है जी। अब रामराज के बाद में यहां पर आप याद रख लेना, ये रहे थे रामराज, या मैं यहां लिख देता हूं छोटे से में, आप ब्लॉक बना के ही लिखना, रामराज। रामराज 1749 से लेकर के 1777। फिर आपका बाद में साहू द्वितीय भी आए एक, साहू द्वितीय, ये रहे 1777 से लेकर के 1808 तक। और फिर आए आपका प्रताप पटेल महाराज, इसी में प्रताप जी रहे आपका 1808 से लेकर के 1818, जिनको हम शिवाजी द्वितीय के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो इतनी बात समझ गए आप लोग। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने। तो देखो, पेशवा पद बनाया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, उस पेशवा पद को खत्म किसने कर दिया था? संभाजी महाराज जी ने। साहू जी महाराज जी ने फिर से बोला, क्या बोलेंगे? फिर से बोला कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा होंगे, मतलब प्रधानमंत्री, प्रमुख बात। और ये बहुत खतरनाक आदमी थे, याद रखना, पेशवा में अंतर है। कभी सोचो जी साहू जी महाराज हैं, फिर ये कहां से आ गए? तो साहू जी महाराज राष्ट्रपति हैं, साहू जी महाराज छत्रपति हैं, उनके अधीन उनके सबसे प्रमुख व्यक्ति वो प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ थे। इन्हीं को हम बोलते हैं मराठों का दूसरा संस्थापक। क्या बोलते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद में मराठों का दूसरा संस्थापक किसको माना गया है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे भैया ये, चलो मैं ये चीज आपको समझा देता हूं। आप कहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया? तो देखो, कौन कैद में था? साहू जी महाराज तो कैद में थे, और जब भी दक्षिण में औरंगजेब आया तो अपने साथ साहू जी महाराज को लाया। औरंगजेब ने ना मारा साहू जी महाराज को, लेकिन कोशिश ये भी की कि इसकी जो क्षमताएं हैं वो कभी बढ़ ना पाए। और बढ़ ना पाए को लेकर के इसी समय जब दक्षिण यात्रा हुई साहू जी महाराज की, तो यहां पर बालाजी विश्वनाथ ने एक चाल चली थी कि कैसे साम्राज्य को मजबूत बना जाए। इसके लिए जो राशन बांटना शुरू किया मुगल सेना को, तो ये राशन खुद पहुंचाने लगे मुगल सेना को, ताकि टच में पहुंच सके किसके? साहू जी महाराज के। और साहू जी महाराज से इस तरह इन्होंने संपर्क स्थापित किया था। मराठा साम्राज्य में जितने भी गृह युद्ध हुए, उन सारे गृह युद्धों को इन्होंने ही शांत कराया। 1719 एक वर्ष कहा जाता है मराठों का मैग्ना कार्टा, जब सैयद बंधु थे दिल्ली वाले, याद है, जिनको किंग मेकर कहा जाता था। उन सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ से कहा था कि आपको मुगल प्रशासन में आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। तो इन्होंने एक संधि कर ली कि ठीक है, मुगलों को जानने का मौका मिलेगा कि मुगल कैसे शासन करते हैं। तो क्या बोलते हैं, बालाजी विश्वनाथ बहुत शानदार कमांडर थे। तो ये मराठा साम्राज्य हो गया। और मराठा साम्राज्य में प्यारे बच्चे यहां पर लीडर बनकर के अब कौन उभरेंगे? तो वो अपनी कुर्सी पर रहेंगे। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बन जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बालाजी विश्वनाथ मतलब इनके बारे में कहते हैं कि भाई ये कहां के, आपके मध्य प्रदेश इनका जन्म हुआ, एक ब्राह्मण परिवार से इनका संबंध था। और फिर इन्होंने क्या किया कि इस पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। तो ये पेशवा कब बने थे? 1713 में। और 1713 से 20 तक इन्होंने पेशवा रहे हैं। ये 1713 से 20 तक पेशवा रहे। और यहां पर इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि पेशवा पद जो है ये वंशानुगत होगा। वंशानुगत मतलब पिता के बाद पुत्र गद्दी पर आएगा।
पुत्र कौन आएगा गद्दी पर। और इनके पुत्र कौन है, ये हैं दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम। जन्म सन 1700, 40 वर्ष का जीवन, और मराठा साम्राज्य के बात करते हैं कि साम्राज्य को सबसे ज्यादा किसने फैलाया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी से भी ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल था साहू जी महाराज जी के पास में। तो इतने बड़े क्षेत्रफल पर उनका नियंत्रण किसने पहुंचाया, ये बाजीराव प्रथम, हीरो ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिनके बारे में बहुत कुछ बच्चे इतना बात जानते हैं कि बाजीराव के साथ में एक मस्तानी थी। उसको को भी लेकर के इतिहासकारों ने बहुत सारी गलत चीजें लिख दी कि ये प्रेम कहानी थी, ऐसे थी। प्रेम कहानी थी, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। ध्यान रखेंगे 1720 से 40 तक ये पेशवा रहे हैं। पेशवा ये किसके अधीन है, छत्रपति इस समय भी कौन है बताएं एक बार। छत्रपति तो भैया 1749 तक कौन है आपका, वो साहू जी महाराज है। दो पत्नी इनकी थी, पहली पत्नी काशीबाई थी और दूसरी पत्नी थी इनकी मस्तानी, जिनको राजा छत्रसाल की पुत्री कहते हैं। राजा छत्रसाल कहाँ के थे, बुंदेलखंड के थे। बहुत जगह आप देखेंगे कि जी जो मस्तानी है वो एक मुस्लिम महिला थी। इसके लिए भी कई लोगों ने लिखा है। विशाल कुमार जी कह रहे हैं बड़े भैया सलवाई की संधि में क्या हुआ था। बेटा सलवाई की संधि में आपको बताऊंगा, 1775 से 82 पहला आंग्ल मराठा युद्ध होगा, तब होगी सलवाई की संधि। क्रम से पढ़ो, बस आप शांत होकर पढ़ते रहो। गुरुजी मैं भी करूंगा युद्ध, ठीक है यादव जी तुम भी करना। तो ये कौन है, ये छत्रसाल की पुत्री हैं। और यहां पर इंपोर्टेंट याद रखेंगे आप इस बात को कि प्यारे बच्चे जब जो छत्रसाल हैं आपके, जो राजा छत्रसाल थे आपके, तो यहां पर मुगलों ने आक्रमण किया। मुगल सेनापति था एक बंगस खान, क्या नाम है उसका, बंगस खान। उसने आक्रमण कर दिया था बुंदेलखंड पर। बुंदेलखंड कौन सा क्षेत्र पड़ता है, अगर आप देखें यूपी और एमपी के बॉर्डर पे जो 7 जिले हैं आज के, इनको हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। झांसी के आसपास के जो जिले हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चे यहां पर इन्होंने मदद की। जैसे आपने सुना होगा कि बाजीराव प्रथम बस अपना खाना खा ही रहे थे, खाना खा ही रहे थे कि राजा छत्रसाल का आपका पत्र मिलता है कि अत्यंत आवश्यकता है, नहीं तो ये मुगल सेनापति बंगस खान क्या करेगा, बुंदेलखंड को अपने नियंत्रण में ले लेगा। कहते खाना छोड़ दिए, खाना छोड़ करके सीधे 10 दिन लगे महाराष्ट्र से बुंदेलखंड पहुंचने में, और उस सफर को तय किया इन्होंने। वहां जाकर के विजय कराया, तब छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी की शादी इनसे कर दी। अब बहुत सारे लोग मतलब इतिहास को बदलने का प्रयास करते हैं, वो चीजों को छोटी करके दिखाते हैं कि ये इतिहास बड़ा नहीं बनाया जाए। भाई साहब ये अकेले ऐसे शासक थे, ना तो कोई मुगल सामने खड़ा हो सका, ना अवध का कोई नवाब सामने खड़ा हो सका, ना आपका अगर बात करें बीजापुर का कोई सामने खड़ा हो चुका, ना आपका प्यारे बच्चे कोई हैदराबाद का शासक निजाम इनके सामने खड़ा हो सका। एक अकेला व्यक्ति तलवार लेके चला, और इस समय दिल्ली में शासक है मोहम्मद शाह रंगीला। उसने सुना नाम, कौन है, बाजीराव प्रथम। चित्रकार थे मुगलों के पास में, बोले चित्र बना के दिखाओ। चित्र बनाया तो उसने वो आपका बोलते ना एल्फिस्टन इतिहासकार, उसने लिखा है कि घोड़े का चित्र बनाया। जब देख करके आया कि देख करके आना और चित्र बनाना, तो घोड़े के ऊपर लगाम पड़ी हुई थी, हाथ में बाली मसलता हुआ एक आदमी, और बोलते हैं कि रौबदार, और तलवार घोड़े पर रखी हुई है, बैलेंस बना हुआ तलवार का घोड़े ने खुद बना रखा है, और बाली मसलता हुआ एक आदमी शिविरों में आपका चक्कर लगा रहा है। तो कहते कि चित्र देख करके मोहम्मद शाह रंगीला भयभीत हो गया, बोला इसको जो देना वो दे दो, और कभी दिल्ली की तरफ ये आए तो इसको रोक लेना, कैसे भी रोकना हो इसको रोक लेना। और बड़ा स्टेटमेंट है इनके बारे में, बाजीराव प्रथम ने अपनी जिंदगी के ना के बराबर पल किले में बिताए, ना के बराबर। बोलते हैं इनके जीवन को अगर प्रतिशत में बांटा जाए तो इनके जीवन का 7% किले में बीता, इनके कुर्सी पर आने के बाद में जब इनको पेशवा पद मिला। बाकी 93% इनका जीवन इनके शिविरों में सैनिकों के साथ बीता।
लगभग 40 युद्ध लड़े और 40 के 40 जीते। 40 के 40 युद्ध और बड़े युद्ध। आप उस चीज को नहीं पढ़ पाते हैं, ध्यान से देखना एक बात को। तो 1728 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हैदराबाद में निजामुल मुल्क था एक, इसको हराया, निजामुल मुल्क को हराया और इससे मुंगी सिरगांव की संधि की और ये निजामुल मुल्क फिर मराठा सेवा यहां पर देने लग गया। 1739 में पुर्तगालियों को हराया। आप समझ रहे हो, विदेशी शक्तियों को हराया 1739 में। तो पुर्तगालियों को तो बाद में हराया, इससे पहले प्यारे बच्चे आपका 1737 में दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में कौन शासक है? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को पता चल गया कि बाजीराव प्रथम दिल्ली आने वाले हैं, तो सब लोगों को कमांडिंग दे दी, इधर से आपके अवध से, इधर से आपके हैदराबाद से। तो इनके पास सैनिक थे 10,500 सैनिक बाजीराव प्रथम के पास में। इन्होंने भटकाया, अवध मैसेज भिजवाया कि सेना इधर से होकर के दिल्ली जाएगी और 5,000 सैनिक इधर भेज दिए। तो ये लोग तो भ्रम में रह गए, पता करते रहे कि आ रहे हैं क्या इधर से। हाँ जी, 5,000 की सेना लेकर के आ रहे हैं। तो अवध यहां भटकाया 5,000 में, सॉरी यहां पर आपका क्या बोलोगे, जब ये निकले यहां से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, मैं आपको दोबारा से बताता हूं फिर से। अगर हम बात करें किसकी, आपका अगर हम बात करें प्यारे बच्चे आपका महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो इन्होंने बोला कि भाई सेनाएं जो होकर के जाएंगी दिल्ली ऐसे होकर के जाएंगी, तो हैदराबाद वाले 5,000 तो यहां उलझा दिए। और इधर बोला कि आपका कुछ सेनाएं ऐसी जाएंगी जो अवध होते हुए जाएंगी, अवध क्षेत्र पर आक्रमण करते हुए, कहां पर? दिल्ली जाएंगी। 5,000 सैनिक इधर भेज दिए। कहने का मतलब है एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया। उनको भी लग रहा है कि इधर ही आ रहे हैं, वो लोग लगे हुए हैं रोकने के लिए। तो प्यारे बच्चे खुद अपने पास रखे 10,500 में से 500 सैनिक और इतने शानदार लड़ाके 250 तीरंदाज और 250 तलवारबाज। मुगलों की इतनी रेल इन्होंने बनाई ना, 500 सैनिकों ने दिल्ली खाली कर दी। दिल्ली खाली करने का मतलब समझ रहे हो? मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ करके भाग गया, जितने वंशज थे वो सब भाग गए। जो लाल किला इन लोगों ने किले को सुरक्षित माना गया, बोले बाजीराव प्रथम के साथ जो तीरंदाज थे उन्होंने मुगलों के निशाने लगाने से पहले निशाने लगा करके उनको किले की प्राचीर से नीचे गिरा दिया। एल्फिस्टन ने लिखा है कि हमेशा याद किया जाएगा किसको, अगर भारत के श्रेष्ठ सेनापतियों की बात कभी आएगी तो सबसे पहले नाम लिया जाएगा बाजीराव प्रथम का। इतने मतलब इन्होंने ये किया, आप समझ ही सकते हैं। जिस आदमी ने 40 युद्ध जीते, तो इनके बाद में तीसरे पेशवा कौन बने? क्योंकि 1740 में मृत्यु हो गई बाजीराव प्रथम की। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद में तीसरे पेशवा बने बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के पुत्र थे विश्वास राव और विश्वास राव के चचेरे भाई हैं सदाशिव राव भाव। और बालाजी विश्वराव भाव के जो भाई थे, देखो चचेरे भाई किनके, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं यहां पर, ये दोनों आपस में चचेरे भाई हैं, विश्वास राव और सदाशिव राव। और बालाजी बाजीराव के बेटे कौन हैं? ये विश्वास राव हैं। तो वो तो बाजीराव प्रथम हो गए, ये बालाजी बाजीराव हो गए। और बालाजी बाजीराव के भाई थे रघुनाथ राव, बेहतरीन कमांडर थे। लेकिन जब ये सोचेंगे कि मुझको गद्दी पर होना चाहिए, तो ये मराठों के सहयोग को छोड़ करके ये अंग्रेजों से मिल जाएंगे, अपने अधिकार के लिए ये अंग्रेजों का साथ लेंगे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को, मकर संक्रांति के दिन। 14 जनवरी क्या बोलेंगे, 1761 को, समझना। अब ये जो युद्ध हुआ आपका, ये जो युद्ध हुआ, तो महाराष्ट्र से लोग कहां आए? दिल्ली लड़ने आए। अब्दाली कहां से आया? ईरान से। मैंने बोला था ना 1739 में नादिर शाह आया था, और बाद में जब नादिर शाह की मौत हो गई थी 1748 में, तो वहां ईरान को टेक ओवर किसने कर लिया था? आपका अहमद शाह अब्दाली ने कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली ने कर लिया था। मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ आपका क्या बोलेंगे, पानीपत थर्ड।
पानीपत थर्ड 1761। कब? 14 जनवरी को। और ध्यान से देखना, इसमें मराठों की तरफ से कौन थे? 30 साल के सेनापति सदाशिव राव थे, 20 साल के विश्वास राव थे। मतलब ऐसे लोगों को भेज दिया गया जिनको युद्ध नीति के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं थी, लेकिन मराठों को लगता था कि हम इस युद्ध को हार ही नहीं। नीतीश लातियान जी पिछली क्लास देखें, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। बीच में आप आएंगे क्लास पर कि पानीपत में युद्ध क्यों हुए, पानीपत की भौगोलिक स्थिति मैं आपको बता चुका हूं। भाई डायलॉग बोलो। हाँ बिल्कुल है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। तो कहने की बात है, बच्चों को भेज दिया मराठों ने, क्योंकि मराठों को लगता था कि अब युद्ध कोई हराने वाला हमको है नहीं। इस समय मराठा शक्ति इतनी, अगर बोले, बहुत पावरफुल हो चुके थे लोग। इधर कौन है? आपका अहमद साहब अब्दाली, ईरान से आया, इसका साथ दिया नजीब खान ने। बोले तुम मराठों के अंडर में क्यों रह रहे हो रोहिल्ला, हमारे साथ आओ, इन मराठों से निजात दिलाएंगे तुमको। सजाउद्दौला अवध के नवाब को बोला कि तुम क्यों इनकी चापलूसी कर रहे हो, अपना शासन चलाओ। तो ये दोनों लोग लालच में इस विदेशी अहमद साहब अब्दाली के साथ मिल गए। ठीक है। और प्यारे बच्चे, यहां पर जो सोचा नहीं था, जो सोचा नहीं था वो हो गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तीसरा सबसे बड़ा युद्ध है। एक दिन में मारे जाने वाले लोगों की संख्या में, एक दिन में 1 लाख लोग मारे गए। महाराष्ट्र से जनता चल दी पूरी। 1 लाख लोग शुरू में चले, चलते चलते लोग 5 लाख हो गए। 5 लाख लोग जा रहे हैं और यहां डेरा इन्होंने डाल दिया। अहमद साहब अब्दाली ने खाने की जो सप्लाई यहां से होती थी, ये कटवा दी। भीड़ ये बेचैन हो गई खाने के लिए, जितने भी मराठी लोग थे। तो यहां पर एक प्रकरण आता है, आगरा में सूरजमल, महाराजा सूरजमल, जिनको जाटो का प्लेटो, कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, जाटो का प्लेटो किनको बोलते। तो जब ये मराठे जा रहे थे तो यहां आगरा वाले इलाके में इनको मिले महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने कहा कि हम लोग चलते हैं, आप लोगों के साथ लड़ते हैं। मुगलों में बड़ा खौफ था महाराजा सूरजमल का। तो महाराजा सूरजमल जी की बात को सदाशिव राव ने घमंड में यह कह करके टाल दिया कि आप भी अहमद साहब अब्दाली के साथ अगर मिल जाएंगे तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? तो क्या हो गया कि इस युद्ध को, और ये जो 5 लाख लोग थे जो विक्षिप्त हुए, तो वापस आते समय इन्हीं लोगों की रुकने के बंदोबस्त से लेकर के इनकी दवाई आदि की व्यवस्था किसने की है? वो सूरजमल जी ने की। तो कहते हैं कि इस युद्ध को महाराष्ट्र के ये जो बच्चे थे ना, ये युद्ध हार गए। अगर इस युद्ध में जो कमांडिंग होती, अगर रघुनाथ राव करते, तो रघुनाथ राव कभी भी ये दिन नहीं आने देते कि अहमद शाह अली भारत पर आक्रमण कर लेता। ठीक है। यहां पर देखेंगे 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। छोटी सी चीज है, बस 2 मिनट में खत्म करेंगे इसको, टॉपिक को। रघुनाथ राव ने सूरत की संधि की, क्योंकि रघुनाथ राव चाहते थे कि मैं खुद छत्रपति बनूं। तो सूरत की संधि कर ली अंग्रेजों से। 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गए, बोले मुझे गद्दी पर बैठाओ। लेकिन क्या हुआ, इस युद्ध को ये हार गए। इस युद्ध को मराठा जीते और मराठों ने फिर अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अगले 20 साल कोई युद्ध नहीं होगा, आप हमारे किसी भी प्रकार का राज्य क्षेत्र में कोई दखल नहीं देंगे। तो 1782 में सलबाई की संधि हुई है, क्योंकि अंग्रेजों की इसमें हार हो गई। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला? 1775 से 1782। शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से, रघुनाथ राव मिला अपने लालच के चलते हुए, और बाद में मराठों की जीत हुई तो सलवाई की संधि हुई। ठीक है जी। इसमें युद्ध के नेतृत्व किसने किया था मराठों की तरफ से? महादजी राव सिंधिया और मल्हार राव होलकर। ये दोनों के दोनों लोग आपके, दोनों के दोनों लोग प्यारे बच्चे आपके पानीपत का तीसरा युद्ध लड़े थे। ठीक है, आगे आएंगे। सन 1800 में नाना फडणवीस जी का देहांत हो गया। अब आप कहेंगे नाना फडणवीस कौन है? इनका नाम था जनार्दन भानु। ये भी पेशवा हैं। बाजीराव
के बाद में बालाजी बाजीराव के बाद में 1761 में यही पेशवा हुए थे आपका जनार्दन भानु, क्या है इनका वास्तविक नाम है। तो इन्होंने मराठा साम्राज्य को बड़ा पिरो करके रखा हुआ था, पिरो करके रखा हुआ था, यानी सब लोगों को जोड़ के रखा हुआ था नाना फडणवीस ने। लेकिन नाना फडणवीस जी की मौत ये मराठा साम्राज्य के लिए एक धक्का साबित हुई। सन 1800 में इनकी मृत्यु के बाद में मराठे बट गए, सारे मराठे क्या हो गए, बट गए। कैसे? पुणे में जो मराठे थे पेशवा वो अलग हो गए, इंदौर क्या बोलेंगे, इंदौर के होलकर अलग हो गए, नागपुर में भोसले थे ये अलग हो गए, बड़ौदा के गायकवाड़ अलग हो गए, ग्वालियर के सिंधिया घराने को आप जानते होंगे, ये अलग हो गए। सिंधिया आप पढ़ते होंगे ना कि जब रानी लक्ष्मी जी की बात आई लक्ष्मीबाई की, तो रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ किसने, सिंधिया घराने ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो बाजीराव सेकंड को हटाकर उनकी जगह विनायक राव को इन्होंने गद्दी पर बिठा दिया था इंदौर के होलकरों ने। बालाजी बाजीराव द्वितीय जानते हो ना, जो बाजीराव प्रथम के बाद में 1740 तक 61 बने, उनको इन लोगों ने हटा करके उनकी जगह विनायक राव को पेशवा बनाया था। कोई दिक्कत इस बात में? भैया जनार्दन गलत लिखा हुआ, बिल्कुल गलत लिखा हुआ भैया, अभी ठीक कर देते हैं, ठीक है, यहां आएगा, सॉरी। तो ये सब लोग अलग हो गए, क्या बोलोगे, ये सब लोग क्या हो गए, ये अलग हो गए। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इसके बस तुम वर्ष याद रखना, 1803 से 1806, क्योंकि अंग्रेजों के साथ 20 साल की संधि थी, 1782 में हुई, तो अंग्रेज बस जस्ट मौका देख रहे थे, एकदम से कर दिया उन्होंने। भैया सिंधे कौन होते हैं? वो सिंधिया ही, आपके प्यारे बच्चे बहुत जगह पर सिंधे लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ बंसल होते हैं, बंसल बैसला लिख देते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों को वो बदल करके लिखा जाता है। इसको कौन जीते? अंग्रेज जीते, और अंग्रेजों ने बसीन की संधि की है 1802 में, और 1806 में राजापुर घाट की संधि की है। तो ये दोनों संधियां याद रखेंगे। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1818 में, और इन्होंने क्या किया, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने पेशवा पद को खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने बोला कोई पेशवा नहीं है, पेशवा पद खत्म हो गया। पूछा जाता है किस आंग्ल मराठा युद्ध से? तीसरे से। बाजीराव द्वितीय जो थे, इनको पेंशन देकर के विठुर भेज दिया गया, और इनकी मौत हो गई 1853 में। इन्हीं के दत्तक पुत्र थे नाना साहिब, जिनको हम धोंदू पंत कहते हैं, तो वो पेंशन इनको भी मिलनी थी। वही पेंशन इनकी रोक दी जाएगी, तो 1857 की क्रांति में ये भाग लेंगे, कानपुर से नेतृत्व करेंगे। ये मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कहां पर, ये चीजें नेतृत्व की बातें मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चे, सारी चीजें कहां पर, जब हम 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। ओके सत्यम कुमार जी, टू मच थैंक यू। इतनी बात में कोई दिक्कत भाई? इतनी बात समझे? तो एक तो प्रथम याद रखेंगे, क्या बोला, 1775 से 82। दूसरा युद्ध याद रखेंगे 1803 से 6, और तीसरा 1817 से 1818। पहले में आपकी कौन सी संधि हुई आपका 1775? क्या बोलोगे कि रघुनाथ राय जी ने जाकर के अपनी लालसा के लिए संधि कर ली सूरत की। 1782 में फिर सलबाई की हुई, 1802 बसीन संधि हुई, 1806 राजापुर घाट संधि हुई, और तीसरे आंग्ल में क्या कर दिया इन्होंने कि पेशवा पद को खत्म करके क्या कर दिया कि बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे करके बिठुर भेज दिया। ये बाजीराव द्वितीय कौन थे? ये बाजीराव द्वितीय वो नहीं है जो पेशवा थे, नहीं, ये जो प्रताप मैंने नाम लिखवाया था ना आपको, यहां देखो ध्यान से, यहां मैं आपको एक बार बता देता हूं, जो मैंने आपको यहां पर बताए थे, ये प्रताप, मैंने आपसे कहा था कि इनको हम क्या बोलेंगे, आपका शिवाजी द्वितीय के नाम से या बाजीराव द्वितीय के नाम से हम इनको जानेंगे। यहां पर इनको इन्होंने पेंशन दे करके भेज दिया था, ठीक है। कभी आप सोचे कि 1740 से 1761 के पेशवा थे, नहीं, ये छत्रपति थे। छत्रपति को ही तो भेजेंगे, क्योंकि मुख्य पावर कौन है? छत्रपति है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।